बिहार में विधानसभा की दौड़ शुरू हो चुकी है। कल से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो खबर सामने आई है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की और 51 उम्मीदवार उतार चुके हैं। इस खबर के क्या मायने हैं? प्रशांत किशोर बहुत पार्टियों से आगे चल रही है, इसकी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी, बताएं कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो सोशल मीडिया में बज़ है प्रशांत किशोर का, ज़मीन पर वो बज़ कितना उतरता है वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गया मुस्कान, कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जो टीम काम कर रही है वो अलग बाकी तमाम पार्टियों से थोड़ा आगे दिख रही है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आज उम्मीदवारों की बारी आई तो 51 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए और इस साथ ही साथ उन नामों की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब यह उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की गई, जारी की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर खुद नहीं थे। वो राजनीतिक रैलियों और मीटिंग में बिजी रहे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं थे, लेकिन उनकी टीम के बाकी लोग थे और 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। मैं उन लिस्ट पर एक बार आऊँगा, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं या नामचीन लोग हैं जो बिहार से आते तो हैं और बिहार के डेवलपमेंट में, बिहार के विकास में, पढ़ाई लिखाई में उनका बड़ा नाम है। ऐसी एक बड़ा नाम है, पटना से एक सीट है, पटना महानगर की जो सीट है उस पर से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। केसी सिन्हा बड़े प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं और मैथ साइंस के कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने केसी सिन्हा से पढ़ाई ज़रूर की होगी, या तो उनकी किताबों से पढ़ाई की होगी या फिर उनके इंस्टीट्यूट में जाकर के भी पढ़ाई की होगी। तो केसी सिन्हा जैसे नामचीन लोगों को टिकट दिया गया है। ऐसे ही एक और शख्स हैं जिनको टिकट दिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश में एडीजी रहे हैं। कुछ नामचीन वकील हैं, उनको भी टिकट दिया गया है और कुछ नामचीन सिंगर हैं, उनको भी उस 51 लोगों में जगह मिली है जो पहली लिस्ट आज जारी की गई है। जी, प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में माने जाते हैं। वो रणनीतिकार थे और अच्छी रणनीति बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वो उतर रहे हैं। देखने वाली बात ये तो होगी कितना उनका जो है रणनीति काम आता है चुनाव में, पब्लिक कितना उनके तरफ आकर्षित होती है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है नीरज जी, उनके जो लिस्ट आई है उसमें कई मुस्लिम सदस्यों को भी टिकट दी गई है, कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। क्या लगता है ये मुस्लिम फैक्टर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये ओवैसी की जो वोट बैंक है उनमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कितना नुकसान होगा बाकी पार्टी? देखिए, बाकी पार्टियों को तो नुकसान तो होना तय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में वो किसी को क्लीन चिट तो यही देंगे नहीं। तो सवाल है कि वो अगर सीमांचल का इलाका है जहाँ मुसलमान मतदाता सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, तो भाई वहाँ से उम्मीदवार भी तो वो मुस्लिम ही उतारेंगे। मैं आपको कुछ नाम इसमें बताना चाह रहा था कि जैसे जो एक मुस्लिम नाम जो समझ में आता है, मोहम्मद परवेज़ आलम का, ये मधुबनी के बेनीपट्टी सीट से दिया गया है। मधुबनी का इलाका आप समझिए, यहाँ से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शकील अहमद खान चुनाव लड़ते रहे हैं पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का, और उसी सीट से, इस तरीके की सीट से मोहम्मद परवेज़ आलम को दिया गया है। फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि जो किशनगंज की जो सीट है कोच दामन, वहाँ से भी उन्होंने अबू अफ़ान फारूक को जगह दी है। पूर्णिया की अमौर सीट है, वहाँ से अफरोज़ आलम को टिकट दिया है। पूर्णिया की ही 22वीं सीट है, वहाँ से मोहम्मद शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। इससे आप समझ सकते हैं। सहरसा की महिषी सीट है, वहाँ से भी शमीम अख्तर को टिकट दे दिया गया है। दरभंगा का जो दरभंगा ग्रामीण सीट है, वहाँ से शोएब खान को टिकट दिया गया है। तो ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो मुसलमान नाम हैं, मुस्लिम नेम हैं, और ये स्वाभाविक है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल यह मानती है कि एमवाई समीकरण उनके साथ चलता है, मुस्लिम यादव समीकरण उनके साथ चलता है, तो मुसलमानों के टिकट देने से बड़ा नुकसान महागठबंधन को होने जा रहा है। पहले आप अगर ध्यान रखिए मुस्कान इस बात को कि 2020 का जब चुनाव था तो सीमांचल के क्षेत्र में एआईएम ने ज़बरदस्त डेंट की थी महागठबंधन को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुने गए थे और करीब करीब बताया गया कि 15 सीटों से ज़्यादा पर डेंट किया गया। वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के कई उम्मीदवार जीते। अब जो है एक फैक्टर प्रशांत किशोर का भी सामने आ रहा है और जहाँ जहाँ वो मुस्लिम कैंडिडेट देंगे वहाँ वहाँ एक बड़ा फ़र्क तो दिखेगा।
ये आप यकीन जान लीजिए। जी, उन्होंने जो ये लिस्ट जारी की है, इससे कई चीज़ों पे ऐसा लगता है कि कई पार्टियों को वो एक साथ डेंट देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बात ये भी सामने आई है कि वो 11 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट से अपना चुनावी संगनाद जो है वो करने वाले हैं। और जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे कि बेनीपट्टी से वो चुनाव उतार रहे हैं उम्मीदवार जो कि एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। हालांकि हमने बीते दिनों देखा कि मैथिली ठाकुर भी जो है वो भी बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है। अगर बीजेपी देती है मैथिली को, मैथिली का वो बेनीपट्टी जो है उनका होम टाउन है, वो वहीं से बिलोंग करती है, तो क्या लगता है आपस में टक्कर होगा? और ये आरजेडी का ये क्या सीन बनता है कि 11 अक्टूबर से पहले ही जो वो अपना शंखनाद करने जा रहे हैं वो आरजेडी के तेजस्वी यादव के ही विधानसभा से करने जा रहे हैं? देखिए, राघोपुर का जो एरिया है जहाँ से तेजस्वी चुनाव जीतते आए हैं, इसके पहले उनके पिताजी लालू यादव वहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो एक पारिवारिक सीट वो बनी हुई है। और वहाँ से शंखनाद का सीधा मतलब है कि वो टक्कर देने जा रहे हैं। टक्कर किसको दे रहे हैं? तो जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है प्रशांत किशोर को यह पता है मुस्कान कि वो सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो इस कोशिश में हैं कि क्या वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अगर हाँ, तो यही कारण है कि उनके सीधे निशाने पर तेजस्वी यादव है। वो जो गैप है, जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो अभी एरिया बना हुआ है, उसको वो कैसे पाटेंगे? तो उनको पता है कि जैसे ही विपक्ष पर हमला करेंगे, विपक्ष का चेहरा बनेंगे, तो सरकार वर्सेज विपक्ष की जब भी बात होगी तो प्रशांत किशोर का चर्चा होगा। और यही कारण है कि वो राघोपुर को, उस सीट को वो चुन रहे हैं। तेजस्वी पर लगातार आक्रामक हैं और यदा कदा ही नहीं, कई बार, सैकड़ों बार वो बार इस बात का जिक्र करते हैं कि एक 9वीं फेल नेता जो है वो जो है बिहार को चलाने की बात करता है। तो उनके निशाने पर ये 9वीं फेल कौन है? ये वही तेजस्वी यादव है जो 9th पास नहीं कर सके थे। तो आप इस बात को समझिए कि उनके निशाने पर तेजस्वी क्यों है? क्योंकि विपक्ष का चेहरा प्रशांत किशोर का बनना है। दूसरा, अगर वो बन जाते हैं तो लड़ाई सत्ता पक्ष की तो उनके सामने है ही नहीं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अलायंस की भूमिका में वो है नहीं, न चुनाव से पहले और साथ साथ कहा है कि चुनाव के बाद भी नहीं। तो फिर उनके लिए जो जगह बनता है वो विपक्ष का जगह बनता है, और जब विपक्ष का जगह बनता है तो उनके निशाने पर भी सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता है वो है, और वो नेता तेजस्वी यादव है। यही वजह है कि उनकी जो पूरी जो लाइन लेंथ अगर आप पॉलिटिक्स के देखेंगे तो वो तेजस्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बार तेजस्वी को डेंट पहुँचे ताकि वो विपक्ष में कम से कम वो आ सकें, अपना चेहरा चमका सकें और साबित कर सकें कि जनता का कितना बड़ा उनको आशीर्वाद और प्यार और जन समर्थन मिला कि आज वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो ये थी बिहार से बड़ी खबर, जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपने पत्ते खोल दिए। अब देखने वाली बात होगी कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं या नहीं, जनता उन्हें कितना प्यार देती है। चुनाव का मतदान जब होगा और रिजल्ट जब आएगा, खैर वो तो तभी पता चलेगा। या फिर एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है, क्या प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ONOG नेशनल। धन्यवाद। वोट कटवा की जो बात आप कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि इसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और 14 नवंबर की वो तारीख होगी जब आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर वोट कटवा थे या वोट पाने वाले लोगों में से थे। कहीं उनके चक्कर में महागठबंधन को ज़्यादा डेंट न हो जाए, ये भी समझना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। धन्यवाद।